गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको वीडियो सेंड किया था उसमें ऑडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए आज हम फिर से मैं आपको यादा टॉपिक जो है, जो लास्ट टॉपिक है उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, प्रीवियस लेक्चर जो था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि कैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था पर्शियन किंग विलियम्स वन ने किया था। उन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को वॉर में हराया एंड एज ए रिजल्ट रशिया जो है जर्मन किंगडम को यूनिफाई किया। और उसके बाद में वहाँ के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने जर्मनी के एम्परर एज ए प्रोक्लेम किया। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में हमने ये पढ़ा कि जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे गिउसेप्पे मज़ीनी, ओके, जिसको रिवॉल्यूशनरी थे, वो चाहते थे कि इटली जो है यूनिफाइड कंट्री बने, ना कि अदर सेवरल जो अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था। तो उन्होंने दो कोशिशें की इन द ईयर 1831 एंड 1948, बट दोनों ही कोशिशें उनकी नाकाम हो गई। सारा दारोमदार जो वहाँ के इकलौते राजा, जो डिफरेंट रीजन्स थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग राजा थे इटली के, उनमें से एक इकलौता एक ऐसा रीजन था जहाँ पर किंग विक्टर इनामल सेकंड जो है इटली के वंशज होके वहाँ पर राज कर रहे थे। और जो वो एरिया था वो सार्डिनियन पियोडेंट एरिया था। तो उस एरिया में तो सारा तरह उनके ऊपर था कि वो इटली को यूनिफाई करें, और वो बाद में कामयाब भी हुए। ओके, और इन 1861 विक्टर इनामल सेकंड ने युद्ध लड़ने के सीरीज ऑफ वॉर लड़ने के बाद उन्होंने इटली को यूनिफाइड किया और एज ए नेशन वो वहाँ के राजा हुए। ओके, इसमें हालांकि काफ़ी सारे लोकल जो पीजेंट्स थे, जो आम जनता थी, उनका भी साथ मिला। हालांकि जो पीजेंट्स थे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो केवल एक क्रांति में जुड़ गए और उनको कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं था। इस बात से हमें पता कर सकते हैं कि जो उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है जिसमें जो पीजेंट जो सपोर्ट करा था सदर्न इटली में, उन्होंने कभी इटालिया वर्ड ही नहीं सुना था। इटली के बारे में क्या होता है यही नहीं सुना था। वो केवल रिवॉल्यूशनरीज का साथ में ताकि वो एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पे जाना जाए रादर देन अ रीजन। ओके, अब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जो था उसमें पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटेन किस तरीके से अपने आसपास के जो नेबरिंग रीजन्स है या जो कंट्रीज है उस पर अपनी सोवरेनिटी करना चाहता था, उनको एज एन अपने कंट्री के अंदर लेके आना चाहता था। और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुआ, फाइनली जाके यूनाइटेड किंगडम बना, जिसमें हमने स्कॉटलैंड और आयरलैंड के एग्जाम्पल पे थे। आयरलैंड में जो थे प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करते थे बिकॉज दे वर द मोस्ट द इंग्लिश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो वहाँ के जो कैथलिक्स थे उनके ऊपर डोमिनेंस करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स को काफ़ी सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं एक तरीका था कि आयरलैंड को भी अपने अंडर में कैसे लिया जाए। एंड अगेन द सेम केस गोज टू द स्कॉटलैंड ऑल्सो। वहाँ पे भी एथनिक कंपोजिशन डिफरेंट था, और वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश जो स्पीकिंग पीपल थे उनको सपोर्ट किया, और उन दोनों ही देशों को और आसपास के जितने भी देश थे उनको अपने अंडर में ले लिया। जिसमें वेल्स हो गया, ओके, इंग्लैंड हो गया, जिसमें इंग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और अदर जो आसपास के जो कंट्रीज थे इनको अपने अंडर में लेके फिर उसने यूनाइटेड किंगडम बनाया, जिसको कि हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। एट प्रेजेंट भी आज तक ग्रेट ब्रिटेन एग्जिस्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो है विजुअलाइजिंग द नेशन। हाँ, हम एज ए नेशन कैसे विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरह का ऐसा तरीका उस समय के आर्टिस्ट थे उन्होंने निकाला, जिसकी छवि से किसी एक इंसान के तो उस समय आर्टिस्टों ने एक ऐसी पोर्ट्रेट बनाई जिससे कि इंसान जो है उसको देख के प्रेरित हो, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। तो ऐसा जैसे कि लाइक हमारे देश में भारत माता जो ऐसी पोर्ट्रेट है जो कि आज भी पीपल्स को प्रेरित करते, एस्पायर करते, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लेकर आती है। तो वो उस समय की एक पोर्ट्रेट थी हमारे एंशिएंट टाइम्स में, जब वहाँ पे भारत माता की इमेज, ट्राइगल जो हमारा फ्लैग है, इनके ये सारे से कुछ सिंबॉलिक चीज़ें जिससे कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ उन पीपल्स जो उस नेशन के पीपल हैं उनको प्रेरित करते हो, एज उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आते हो। तो ऐसे ही चीज़ें
अदर नेशंस में भी हुई। 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में आर्टिस्टों ने इस बार एक तरीका निकाला जिसमें कि पोर्ट्रे के थ्रू एज अ नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आए लोगों के अंदर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। अब बहुत आसान होता है, किसी एक राजा को दर्शाना बहुत आसान होता है, उसकी पोर्ट्रेट बना दी तो उसकी पहचान हो जाती है। बट लेकिन नेशन के पोर्ट्रेट में हम कैसे उसको एक चेहरा दे सकते हैं। तो आर्टिस्ट 18th और 19th सेंचुरी में एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि एक नेशन को पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इट वाज ए पर्सन। उन्होंने कंट्री को एज ए पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर्स। अब उस समय का ट्रेंड ऐसा था कि जो नेशन जो है वो एज ए फीमेल फिगर की तरफ पोर्ट्रेट किया जाता था। यानी कि जब एक नेशन जैसे लाइक हमारे इंडिया में भारत माता तो है, वो तो एक फीमेल फिगर है, वहाँ पे फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है इंडिया को। तो सेम वहाँ के आर्टिस्टों ने भी यही कॉन्सेप्ट लिया। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। अब जो फीमेल पर्सन जिसकी पोर्ट्रेट बनाई गई थी वो किसी पर्टिकुलर वुमन की फोटो या उसकी इमेज से लेकर उसको पोर्ट्रेट नहीं किया गया था। रादर इट्स थॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन एज अ कॉन्क्रीट फॉर्म, बल्कि एक ऐसा आइडिया जिससे कि नेशन जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखे। दिस इज द फीमेल फिगर बिकम ए एलेगरी ऑफ द नेशन। जो फीमेल फिगर है ये एलेगरी बना। एक एलेगरी मतलब एक ऐसा एक्सप्रेस एक पर्सन या थिंग के थ्रू जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा आइडिया हो, फ्रीडम जैसे लाइक यहाँ पे फ्रीडम से रिलेटेड हो, लिबर्टी से रिलेटेड हो। हम किसी पर्सन को अगर हमें किसी पर्सन के अंदर की गलत क्वालिटी दिखाना तो भी हम जब उस पर्सन या थिंग से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लाइक ग्रीड हो गया, गुस्सा हो गया, तो हम भी उसको पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस उसकी जो पेंटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो जब भी हम किसी पर्सन या थिंग से हम कोई आइडिया को विजुअलाइज करवाना चाहते हैं तो इस टाइप को हम बोलते हैं एलोगेरी। ओके, तो उस समय जो है फीमेल फिगर वाज द एलोगेरी ऑफ द नेशन विच रिप्रेजेंट द नेशन। ओके, जो फीमेल पोर्ट्रेट बनती थी वो कहीं ना कहीं एक पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। You might recall that during the French Revolution, artists used to female allegory to portray the ideas such as liberty, justice, and the republic. अब फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे वो फीमेल एलेगरी बनाते थे, पोर्ट्रेट करते थे, जिसमें वो जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक इन आइडियाज को रिप्रेजेंट करते थे। द आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड, जो आइडियल्स बनाते थे, जो पोर्ट्रेट बनाते थे, वो रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। उनके आसपास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी होता था या फिर कोई सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता था किसी पर्टिकुलर चीज को। जस्ट लाइक लिबर्टी को जो है वो रेड कैप से रिप्रेजेंट किया जाता था, या फिर ब्रोकन चेन जो जंजीर होती है उसको तोड़ दिया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती थी कि हमें आजादी चाहिए, तो लिबर्टी उससे रिप्रेजेंट की जाती थी। वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। आपने कानून की मूर्त देखी होगी, तो वहां पे वुमन है, उसके आंखों में पट्टी बंधी रहती है और उसके हाथ में एक वेइंग स्केल होता है। तो वो क्या हम उस चीज को देखते से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं दैट ये जो हमें पोर्ट्रेट दिख रही है या स्टैचू दिख रहा है, ये हमें कानून या जस्टिस से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल हो गया एलोगेरी का। ओके, सिमिलर फीमेल एलोगेरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो ऐसी सिमिलर फीमेल एलोगेरीज जो है इन्वेंट की गई थी आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन फ्रांस जो फीमेल पोर्ट्रेट बनी थी वो थी क्रिश्चियन मरीन, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। ओके, जो मैरिन जो नाम है वो जो है एक जो क्रिश्चियन धर्म है, रिलीजन है, उसमें एक काफी पॉपुलर नेम है, क्रिश्चियन नेम है। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, जो कि एक नेशन के पीपल किस तरीके से होने चाहिए उसका आइडिया देता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की गई थी वो लिबर्टी एंड रिपब्लिक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोर्ट्रेट की गई थी, जिसमें रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेट, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया था।
उनके पोर्ट्रे में, और ये इनके जो स्टैचूज हैं मरीन के वो हर जगह पब्लिक स्क्वायर जो चौराहे होते हैं वहाँ पे इरेक्ट किए गए ताकि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ सके, लोग यूनाइटेड हो सके और जो सेम आइडेंटिटी है द फ्रेंच पीपल अपनी आइडेंटिटी के लिए वो लड़ सके। मेरिनियन इमेज और मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, लेटर ऑन मेरिनियन की जो इमेज है वो पोस्टल स्टैम्प और कॉइन्स में मार्क होने लगे। इसका इमेज आपको पेज नंबर 23 में फिगर 16 में आपको मेरिन जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। 1850 का ये पोस्टल स्टैम्प है जो कि मेरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके अलावा जर्मन नेशन में भी वहाँ पर जर्मेनिया की वो एक फीमेल एलोगेरी थी जर्मन नेशन की। In the visual representation, Germania wear a crown of oak leaves as a German oak stands for heroism. अब जर्मनी की जो पोर्ट्रेट बनाई गई तो उसमें ये तरीके दिखाया गया जो उनका जो क्राउन था वो ओक लीव्स से बना हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। तो जर्मनी को इस तरीके से दिखाया गया दैट शी वाज रिप्रेजेंटिंग द हीरोइज्म, एक तरीके से दिखा रही थी। ओके, मतलब उनके जो पोर्ट्रेट हैं उसमें ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन ऑन पेज नंबर 24 यहाँ पर कुछ सिंबल्स एट्रीब्यूट्स है जो कि किसी चीज को सिग्निफाई करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी कोई से सिंबल देखे जाते हैं उसकी इमेजेस भी है, जैसे उसके नीचे उस टेबल के नीचे जहाँ पे ब्रोकन चेन्स का मतलब हो रहा है बीइंग फ्री, मतलब जंजीरें टूटना, मतलब वैसी बात है कोई इंसान फ्री हो रहा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। उसको इसी चीज को लिबर्टी से भी जोड़ा गया था। फिर इसके बाद में ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल विच इज सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ओके, इसकी भी इमेज आपको दिख जाएगी। इसका क्राउन ऑफ ओक लीफ, जो क्राउन होता है ओक लीफ से जो बना होता है वो कहीं ना कहीं हीरोइज्म को सिग्निफाई करता है। स्वॉर्ड यानी तलवार, यानी कि रेडीनेस टू फाइट, कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं या लड़ने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांच अलॉन्ग द स्वॉर्ड, अगर उसी स्वॉर्ड के आसपास अगर ऑलिव ब्रांच हो तो इसका मतलब ये है कि हम शांति चाहते हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस। ऑलिव ब्रांच ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ब्लैक रेड और गोल्ड इन तीन रंगों से जो ट्राई कलर बनता था वो लिबरल नेशनलिस्ट 1848 का फ्लैग हुआ करता था। हालांकि इसको बाद में ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने उसको बैन कर दिया गया था। एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन, मीनिंग कि एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। ओके, अब पेज नंबर 25 में जर्मनिया की इमेज है जो कि गार्ड कर रही है राइन्स को। राइन लैंड जो है जर्मन का वो एरिया है जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, तो राइन लैंड एक तरीके से खजाने वाला एरिया हो गया, कंट्री का ट्रेजर हो गया। तो यहाँ पर जो जर्मनिया है वो उस राइन लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए दर्शाया जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म हम सब जानते हैं देशभक्ति की भावना। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, और इन सिंपल टर्म्स में जब बड़े बड़े नेशन जो है दूसरे छोटे नेशंस या गरीब नेशंस को अपने अंडर में कंट्रोल करके उनको अपनी कॉलोनीज बनाकर उस पर राज करे, इसको हम बोलते हैं इंपेरियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealist liberal democratic sentiment of the first half of the century, but a narrow creed with limited ends. अब लास्ट क्वार्टर यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से तक आते आते, यानी कि हम यूँ बोल सकते हैं 1870s के बाद जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है, नेशनलिज्म जो होता है वो एक ऐसी मीनिंग नहीं रही देशभक्ति वाले भावना, इसकी जो मीनिंग था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो क्या वो कैसे हो गया था, बहुत ज़्यादा इसमें वो हो गया था, एक दूसरे के प्रति द्वेष आना स्टार्ट हो गया था। नेशनलिस्ट वर फाइटिंग अगेंस्ट दिस अदर टू कॉन्कर टेरिटरीज। ओके, during this period nationalist group became increasingly intolerant of each other. nationalist group थे वो आपस में ही लड़ने लगे और वॉर के लिए रेडी रहने लगे कि दैट कुछ भी होता था, कुछ भी उनके अंदर बहस होती थी, दे यूज टू गो टू रेडी फॉर द वॉर। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। अब इनको मैनिपुलेट किसने किया था, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे इनको मैनिपुलेट किया था बड़े बड़े यूरोपियन सुपर पावर्स ने। उनका क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनमें फुट डले और फिर उस चीज़ का फायदा उठा के
ये लोग उन पर्टिकुलर रीजन्स को कॉन्कर कर ले, उनको अपनी कॉलोनीज बना के रख ले. ओके, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ द बाल्कन. उनमें से सबसे मोस्ट जहाँ पे नेशनल टेंशन यूरोप में अकर हुआ वो हुआ 1871 में, एरियाज ऑफ बाल्कन. आज के मॉडर्न डे में वो एरिया आता है रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो. ये वो उन एरियाज के नाम है जो उस समय बाल्कन्स के नाम से जाने जाते थे. अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स, यहाँ के जो रहने वाले थे, उनको ब्रॉडली स्लेव्स कहा जाता था, SLAVS. ओके, ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. उस समय उस पर्टिकुलर एरिया जो है वो जो रूल करता था उस एरिया को, वो तो ऑटोमन कंट्री हम बोल सकते हैं, ऑटोमन एम्पायर. बहुत वास्ट एरिया जो कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलती थी वहाँ पे. आज के मॉडर्न डे में हम ऑस्ट्रिया हंगरी जो रीजन है वो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था. तो ये ऑटोमन एम्पायर इन पर्टिकुलर रीजन को रूल करता था, उनके अंडर में ये सारे रीजन कंट्रोल में थे. द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. अब वहाँ पे दो चीजें, एक तो ऑटोमन एम्पायर उस दौरान डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट के अलग अलग हो रहा था, और दूसरी जो होती नेशनलिस्ट फीलिंग जो बाल्कन एरियाज में स्प्रेड होती, इन सब चीजों से उन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए. ऑल्दो 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारी कोशिश करी, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन लेके आए, इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आए, बट लेकिन इसका खासा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाए. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. अब एक एक करके जो इसके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनल, जो यूरोपियन नेशनलिज्म जो चल रहा था, वो सारे जो रीजन्स थे इनसे अलग होना स्टार्ट हो गया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया. The Balkan people based their claims for independence or political rights on the nationality and used the history to prove that they had once independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. अब इस यूरोपियन नेशनलिज्म को देखते देखते बाल्कन रीजन में भी नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया. इन्होंने भी बोला कि हम क्या थे, हम भी इंडिपेंडेंट एरियाज थे या इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे. बाद में सुपर पावर्स ने आके हमें अपने अंदर सब्जुगेट करके फॉरेन पावर्स ने और हमें अपने अंदर अपने रीजन्स पे रूल करे. तो बाल्कन्स दे वर आल्सो वांटिंग द इंडिपेंडेंस. ओके, hence the rebellious nationalists in the Balkan thought their struggles as attempt to win back their long lost independence. तो rebellious nationalists जो बाल्कन्स के थे वो कहीं ना कहीं लड़ रहे थे और ये चाह रहे थे कि हम वापस से इंडिपेंडेंस हो सके, जो हमारे पास में हमें इंडिपेंडेंस मिले. इसके बारे में वो बार बार वो बताते भी थे ऑटोमन एम्पायर को कि हम लोग बहुत पहले एज एन इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रहते थे. बाद में जो यूरोपियन पावर्स या बड़े बड़े सुपर पावर्स कंट्री आई, राजा आए, उन्होंने हमको अपने अंदर में अपने टेरिटरी में अपने कंट्रोल में ले लिया. एज डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. सिंस बाल्कन एरिया जो है अब धीरे धीरे जो है एक ऐसा एरिया बन गया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आए दिन होते रहते थे, जस्ट बिकॉज नेशनलिस्ट जो थे वो स्ट्रगल करते थे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे. द बाल्कन स्टेट्स वर फ्यूरियसली जेलस ऑफ ईच अदर. और आपस में भी इनमें जो डिफरेंट रीजन्स थे, जो मैंने अभी कंट्रीज का नाम लिया, इन रीजन्स में आपस में भी ये लोग काफी जलते थे, जेलस थे वो लोग, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, हुआ करते थे. ओके, अब बाल्कन जो थे वो यही चाहते थे कि जो आपस में जो अलग अलग रीजन्स थे उनमें उन टेरिटरीज को हरा के अपने अंडर में ले ले और उन एरियाज को अपने अंडर में लेके वहाँ पे पावर अपने अंडर में लेके और उन टेरिटरीज को अपने अंडर में लेना चाहते थे. सो सारे जो ये रीजन्स आपस में ही युद्ध या फिर वॉर वाले सिचुएशन में आ गए थे. Matters were further complicated because the Balkan also became the scene of the big power rivalry. बाद में जो है बड़े बड़े big powers rivalry बनती गई. रीजन जो थे वो एक दूसरे रीजन्स पे कॉन्कर करना चाहते थे. During this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and European powers over trade and military fight.
अब आगे जाके सिचुएशन और वर्स हो गई, यूरोपियन पावर्स भी इस युद्ध में कूद पड़े, बिकॉज उनको जो ट्रेड करना रहता था या समुद्र से जो भी ट्रेड होता था वहां पर मिलिट्री फाइट होना स्टार्ट हो गई, नेवल फाइट होना स्टार्ट हो गई, तो वहां पे और ज्यादा ये सिचुएशन जो है वो और ज्यादा ड्रास्टिक होती गई. दिस राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वर keen on countering the hold of other powers over the Balkan. अब सिंस वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बाल्कन्स आपस में लड़ रहे थे, तो जो यूरोपियन पावर्स है लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये चाह रहे थे कि इन बाल्कन एरियाज को क्यों ना हम अपने टेरिटरी में ले ले. तो ये आपस में युद्ध करने लगे, उन एरियाज में भी युद्ध चल रहा था, ये आपस में भी युद्ध करने लगे. एंड एज अ रिजल्ट इस एरिया पे पावर को कंट्रोल करना मीन्स अपने अंडर में लेना और वहां पर अपनी पावर स्टैब्लिश करने के चक्कर में वहां पे सीरीज ऑफ वॉर वर फाइनली वहां शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. ओके, वहां के जो हंगेरियन प्रिंस थे उनको शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ. वो तो एक औपचारिक तौर पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता, पर लेकिन वहां पे सीरीज ऑफ वॉर इन द बाल्कन्स बिटवीन द बाल्कन जो स्लेव रीजन थे, वहां के जो डिफरेंट रीजन थे उनमें युद्ध होना. फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड इनका कूद जाना ताकि उन टेरिटरीज को अपने अंडर में कंट्रोल में ले सके, ताकि उनका जो व्यापार जो इफेक्ट हो रहा था बाल्कन्स के युद्ध से उसकी वजह से ये अपने अंडर में उन सब एरियाज को लेना चाहते थे. वहाँ पे जो उन एरियाज को क्लियर करना चाहते थे, अपना व्यापार से ही करना चाहते थे, जो ट्रेड वेड कर रहे थे. इस चक्कर में वहाँ पे बहुत सीरीज ऑफ वॉर वहाँ पे एट लास्ट वो जो एरिया है वहाँ उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, जो कि 4 साल 1914 टू 1918 तक चला. हम सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस जो हमारे 9th क्लास में. नेशनलिज्म अलाइन विद एम्पेरिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर. जब नेशनलिज्म एम्पेरियलिज्म की चरम पहुंच गया, पहले नेशनलिज्म स्टार्ट, पहले जो नेशनलिस्ट थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन अब जो नेशनलिस्ट चाहते थे वो अब क्या चाह रहे थे, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पे कॉन्कर करना चाहते थे. ये जो साम्राज्यवाद एम्पेरियलिज्म नाशनलिज्म जो चेंज हो गया एम्पेरियलिज्म पर, यूरोप के लिए डिजास्टर के तौर पे हुआ. 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ. बहुत सारी कंट्रीज के बाद डिसइंटीग्रेट हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई, इससे काफी सारी कंट्रीज को इसका इफेक्ट देखना पड़ा. But meanwhile, many countries in the world which had begun colonized by the European powers in the 19th century began to impose imperial domination. But लेकिन meanwhile 19th century में आते आते जो अदर कंट्रीज थी जो कि यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज बनी हुई थी, इन्होंने इनका ऑपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया कि एम्पेरियलिज्म जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एम्पेरियलिज्म जो है इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए. तो इसके लिए एंटी एम्पेरियल मूवमेंट्स डेवलप हुए. जगह जगह पे नेशनलिस्ट थे उन्होंने एंटी एम्पेरियल मूवमेंट स्टार्ट किए इन द सेंस ताकि वो एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इमर्ज हो सके. एंड व्हेन इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इनटू कॉन्फ्रंटेशन विद एम्पेरियलिज्म. और इसमें काफी साथ भी दिया पीपल्स ने ताकि वो लोग एम्पेरियलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर सके. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. अब जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी. अलग अलग रीजन में जो नेशनलिज्म जो आइडियाज थे वो अलग अलग होने लगे. पीपल यूज जो जैसा भी जिस कंडीशन में जिस तरीके से वहाँ पे वो लड़ रहे थे अपने हक के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो नेशनलिस्ट आइडिया जो यूरोप में था वो पूरी तरह से बदल चुका था. डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. पर लेकिन एक आइडिया जो सबसे कॉमन था दैट एवरी कंट्री हैज द राइट टू बी इंडिपेंडेंट नेशन. ये आइडिया जो है यूनिवर्सली स्प्रेड हुआ एंड एज अ रिजल्ट आगे जाके बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट हुई. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.